तो बच्चों, आज हम वाटर लिफ्टिंग डिवाइस शुरू करते हैं, पानी उठाने वाले यंत्र। खेतों में जब सिंचाई होती है तो पानी को ज़मीन से ऊपर उठाना पड़ता है, जिससे खेत में पानी लगाया जाता है। तो उठाने वाले यंत्र में सबसे पहले आता है विकेंद्रीयकरण पंप या अपकेंद्रीय पंप, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विकेंद्रीयकरण पंप, ये इसका दूसरा नाम है अपकेंद्रीय। पंप तो पानी उठाने के लिए जो मोटर यूज़ की जाते हैं वे विकेंद्रीय पंप होते हैं, अपकेंद्रीय पंप होते हैं। तो सबसे पहले इनका आप सिद्धांत समझ लें। इसका सिद्धांत समझने से पहले एक अपकेंद्रीय बल है, इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे मान लो हम पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर चारों तरफ घुमाते हैं, तो रस्सी हमको हाथ से भीतर की तरफ खींचनी पड़ती है, और रस्सी को हम भीतर की तरफ खींचते हैं, और पत्थर का जो टुकड़ा है हमारे हाथ को बाहर की तरफ खींचना पड़ता है। तो हम अपने हाथ से रस्सी को जो भीतर की तरफ खींचते हैं, भीतर की तरफ जो बल लगाते हैं उसको कहते हैं केंद्रीय बल, और पत्थर का टुकड़ा हमारे हाथ को बाहर की तरफ खींचता है और उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। फिर से समझ लें आप, जब रस्सी के एक सिरे से पत्थर के टुकड़े को बांधकर हम वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं, तो फिर रस्सी को हमको अपने हाथ से भीतर की तरफ खींचना पड़ता है। तो हमारा हाथ रस्सी पर जो बल लगा रहा है वो केंद्रीय बल हो गया, और पत्थर का टुकड़ा क्या करता है, रस्सी के द्वारा हमारे हाथ को बाहर की तरफ खींचना चाहता है। अगर हाँ, ऐसा आपको कब प्रतीत होगा? जब हम रस्सी को अपने हाथ से छोड़ दें तो क्या होगा? पत्थर जो है सीधा चला जाएगा, फिर नहीं घूमेगा, वो सीधा चला जाएगा। तो इस तरीके से पत्थर का टुकड़ा हमारे हाथ पे एक बल लगाता है, जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अब यहाँ पर आइए, विकेंद्रीय पंप या अपकेंद्रीय पंप। तो इस तरीके से जो पंप होते हैं, पानी उठाने वाला यंत्र होते हैं, वे विकेंद्रीय पंप या अपकेंद्रीय पंप होते हैं। अब इसका सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, इसका सिद्धांत पूछा जाता है। इसका सिद्धांत समझने के लिए, जैसे कोई एक पानी भरा हुआ है किसी बर्तन में, हम उसको अपने हाथ से चारों तरफ घुमाएं, तो जब घुमाएंगे तो केंद्र पर क्या होगा? पानी का तल नीचा हो जाएगा, और बर्तन की दीवारों पर पानी का तल ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरीके से केंद्र पर क्या हो जाता है? निर्वात उत्पन्न हो जाता है, और वृत्त की और उसकी जो बर्तन की दीवारें हैं वहाँ पर पानी का तल ऊंचा हो जाएगा। पानी में जितना, इस तरीके से वहाँ पर क्या हो जाएगा? दाब उत्पन्न हो जाएगा। पानी में जितना ज़्यादा वेग हो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसमें दाब उत्पन्न होगा। अब अगर केंद्र को हम किसी द्रव से जोड़ दें, तो केंद्र पर द्रव का तल नीचा हो गया, तो फिर क्या होगा? जो द्रव है वो केंद्र की तरफ खींचने लगेगा। अब जो द्रव जो केंद्र की तरफ जाएगा वो कहाँ पर जाएगा? वो बर्तन की जो दीवारों की तरफ पहुँचने लगेगा, जहाँ पर क्या दाब होगा। तो इसके सिद्धांत को आप एक बार फिर से हम बोलते जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। अब हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। बर्तन में जल भरकर यदि इसको वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाए, बर्तन में जल भरकर यदि उसको वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाए, तो केंद्र में द्रव का तल नीचा हो जाता है। तो केंद्र में द्रव का तल नीचा हो जाता है, तथा बर्तन की दीवारों पर द्रव का तल ऊंचा हो जाता है। इस तरह से केंद्र पर एक आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। यदि हम केंद्र को किसी द्रव्य से कनेक्ट कर दें या किसी द्रव से जोड़ दें, तो द्रव केंद्र की तरफ बहने लगेगा। द्रव किधर बहने लगेगा? केंद्र की तरफ बहने लगेगा, और ये द्रव बर्तन की दीवारों की ओर
दाब के रूप में प्राप्त होगा। ये द्रव किधर प्राप्त होगा? बर्तन की दीवारों पर दाब के रूप में प्राप्त होगा। तो जब बेग है उसमें तो क्या होगा? वेलोसिटी होगा, बेग शीर्ष होगा। जहाँ पर बेग शीर्ष उसके दाब शीर्ष के बराबर होगा। जितना ज़्यादा बेग होगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या हो, बर्तन की परत पे जो द्रव है हमको दबाव के रूप में प्राप्त होने लगता है। ये तो हो गया इसका सिद्धांत। अब उसमें देखिए आप इस चित्र में आइए। तो यहाँ पर जो एक इम्पेलर है, ये क्या है? एक इम्पेलर है और ये केंद्र वाला भाग एक शैफ्ट है जिसको घुमाया जाता है। और शैफ्ट में फिट होने के लिए एक वृत्ताकार हब होती है। हब के ऊपर क्या होते हैं? जो पंख लगे होते हैं, इनको बेन कहते हैं। जब इसको हम शैफ्ट की सहायता से इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो इसके साथ द्रव भी घूमेगा। जब द्रव घूमेगा तो केंद्र पर क्या होगा? आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। अब इसका संबंध क्या है? यहाँ पर हम द्रव से कर देते हैं। तो यहाँ पर आंशिक निर्वात हो जाए तो बाहर से जो द्रव है केंद्र की तरफ बहने लगेगा। और ये इसकी जो दीवारें हैं, दीवारों की तरफ क्या होगा? जो द्रव यहाँ पर द्रव का तल नीचा हो गया तो द्रव किधर की तरफ भाग गया? बर्तन की दीवारों की तरफ भाग गया। या ये जो पंप है इसकी दीवारों की तरफ पहुंच जाता है। जहाँ पर क्या होगा? उसमें बेग होगा तो बेग होगा, दबाव होगा। इस दबाव की वजह से जो द्रव होता है, यहाँ पर जो डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप में ऊपर की तरफ ये बहने लगता है। तो ये तो इसका हो गया कार्य विधि। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं विकेंद्रीय अपकेंद्रीय पंप, इसके सिद्धांत को। यदि किसी द्रव को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाए तो केंद्र पर द्रव का तल नीचा हो जाता है, जिससे वहाँ पर आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। तथा बर्तन की परिधि पर द्रव का तल ऊंचा हो जाता है, जहाँ पर बेग शीर्ष किसके बराबर होगा? दाब शीर्ष के बराबर होता। द्रव में जितना ज़्यादा बेग होगा वहाँ पर दबाव भी उतना ज़्यादा होगा। चूँकि केंद्र पर आंशिक निर्वात उत्पन्न हो गया, यदि केंद्र का संबंध द्रव से कर दिया जाए तो बाहर से द्रव केंद्र की तरफ बहने लगता है। जो कहाँ पर पहुँच जाएगा? जो द्रव बर्तन की दीवारों या परिधि की तरफ बहने लगता है और वहाँ पर ये दबाव के रूप में प्राप्त होता है। यदि बर्तन की परिधि खुली है तो या इसमें क्या है? डिलीवरी पाइप लगा हुआ है तो द्रव डिलीवरी दबाव की वजह से डिलीवरी पाइप में ऊपर की तरफ बहने लगता है। तो ये आपका हो गया इनलेट पाइप, जिससे द्रव क्या होता है? भीतर की तरफ प्रवेश करता है। और ये हो जाएगा यहाँ पर डिलीवरी पाइप। तो ये विकेंद्रीय या अपकेंद्रीय पंप हो गया। अब इसके बाद में आता है, अब इधर आप देखें, इसके आप फिगर जरूर बना लें। ये भी हमने बनाया, ये हमने किसका बनाया? विकेंद्रीकरण पंप का है ये फिगर। ये जो चित्र बना हुआ है विकेंद्रीय अपकेंद्रीय पंप का है। अब यहाँ पर ये आ जाते हैं विकेंद्रीय या अपकेंद्रीय इम्पेलर के प्रकार। इम्पेलर के प्रकार तो ध्यान रखिए, इम्पेलर जो होती है रचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो खुला इम्पेलर, दूसरा होता है अर्ध खुला इम्पेलर, इसको कहते हैं सेमी ओपन इम्पेलर कहते हैं, और तीसरा होता है क्लोज्ड इम्पेलर या बंद इम्पेलर कहते हैं। तो पहला आता है खुला इम्पेलर। इस चीज़ को बताने से पहले एक चीज़ और हम बता दें, ये जो इम्पेलर होते हैं ये जितनी ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा तो दाब द्रव में जो दाब होगा उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा और पानी उतनी ही तेज़ी से बहेगा। लेकिन इसकी एक गति सीमा भी होती है, लिमिटेशन होती है कि किस गहराई तक का ये पानी खींच सकता है। तो ये हम बता दे रहे हैं 7.5 मीटर की गहराई तक का जो पानी है इम्पेलर खींच सकता है। 7.5 मीटर से अगर ज़्यादा नीचे पानी है उसको इम्पेलर नहीं खींच पाएगा। 4.5 मीटर की गहराई से अगर ये पानी खींच रहा है
तो इसकी दक्षता, इम्पेलर पंप की दक्षता क्या होती, अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। और दूसरा, यहाँ पर जो इम्पेलर घूमता है, अभी हमने बताया इम्पेलर जितनी तेज़ी से घूमेगा डिलीवरी पाइप से पानी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, जे नहीं हम इम्पेलर की स्पीड बढ़ाते जाएं तो उस डिलीवरी पाइप से निकलने वाले पानी का वेग भी बढ़ता जाएगा। अगर 1400 चक्कर प्रति सेकेंड जो इम्पेलर है, इसकी राउंड है 1400 चक्कर प्रति मिनट, 1400 चक्कर प्रति मिनट से अगर ज़्यादा स्पीड से जो घूम रहा है तो ये पानी नहीं खींचेगा। तो इसकी भी एक लिमिटेशन है कि 1400 चक्कर प्रति मिनट से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया, क्या बताया हमने, एक तो 7.5 मीटर से अगर ज़्यादा गहरा है तो ये विकेंद्रीकरण या अपकेंद्रीय पंप पानी नहीं खींच सकते हैं ग्राउंड से, ज़मीन से। 4.5 मीटर पर इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होगी। और दूसरा बताया इसके इम्पेलर है, इम्पेलर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी डिलीवरी पाइप से बहने वाले पानी की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जो इम्पेलर है इसकी स्पीड की एक लिमिट होती है, 1400 चक्कर प्रति सेकंड से अगर ज़्यादा स्पीड से जो घूम रहा है तो फिर ये पानी डिलीवरी पाइप में नहीं भेज पाएगा, कहने मतलब इससे पानी नहीं निकलेगा विकेंद्रीकरण पंप से। अब आइए उस पर इम्पेलर के प्रकार। इम्पेलर 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। एक तो होता है ओपन इम्पेलर, दूसरा होता है सेमी ओपन इम्पेलर, जिसे कहते हैं अर्ध खुला इम्पेलर, ये खुला इम्पेलर हो गया। और तीसरा होता है क्लोज्ड इम्पेलर। इन फिगर को आप अपनी कॉपी में बना लें। ओपन इम्पेलर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये तो सैफ्ट हो गया, सैफ्ट के ऊपर एक वृत्ताकार क्या होती, सर्कुलर होती है, वो लगी होती है जो कि सैफ्ट के ऊपर फिट होती है। जब सैफ्ट घूमेगी तो फिर ये इम्पेलर भी घूमेगा। तो यहाँ पर हब के ऊपर ये पंख लगे होते हैं, हब के ऊपर क्या लगे होते हैं, पंख। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका ओपन इम्पेलर हो गया। यहाँ पर इसके नीचे ना कोई प्लेट है और ना ही ऊपर कोई प्लेट है। तो यहाँ पर ये जो ओपन इम्पेलर हो गया, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर हम जो पानी ले रहे हैं उसमें मिट्टी ज़्यादा है, बालू ज़्यादा है, तो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये पंख लगे हुए हैं और इसके बीच में क्या होती, पंखों के बीच में जगह खाली रहती है। तो खुले इम्पेलर में जो इम्पेलर होते हैं उनके पंखों के बीच में रिक्त स्थान रहता है। तो इस तरह के इम्पेलर को हम उस पानी को खींचने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें मिट्टी ज़्यादा होती है। अब आइए सेमी ओपन इम्पेलर। इसमें क्या होते हैं, जो पंख होते हैं या बेन होते हैं, एक वृत्ताकार प्लेट के ऊपर बने होते हैं। एक जो वृत्ताकार प्लेट है उस पर एक बेन आकार की जो रचना बनी होती है, यही इसके क्या पंख का काम करते हैं। तो इसमें एक नीचे एक तरफ प्लेट होगी, नीचे की तरफ प्लेट होगी, और उस प्लेट पर क्या एक तरफ प्लेट होगी इसमें, और उसमें पंख आकार की जो आकृति बनी होती जो बेन का कार्य करती हैं। तो ये हो गया आपका एक तरफ की प्लेट है लेकिन दूसरी तरफ से ये खुले होते हैं। तो ये हो गया सेमी ओपन इम्पेलर। इसको हम यूज़ कर सकते, इसको तो हम ज़्यादा मिट्टी वाले पानी खींचने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मिट्टी वाले पानी में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मिट्टी है तो उसके लिए चलेगा। तीसरा आता है क्लोज्ड इम्पेलर। क्लोज्ड इम्पेलर में क्या होगा, दोनों तरफ इसकी प्लेटें होंगी, सर्ववृत्ताकार प्लेटें होंगी, और प्लेटों के बीच में पंख आकार की उसमें आकृति यहाँ पर बनी होती है जो बेन का कार्य करती है। तो पंखुड़ियाँ बनी होती हैं, तो ये नीचे से भी बंद, ऊपर से बंद, और उनकी दोनों प्लेटों के बीच में जो आपकी आकृति इसमें बनी होंगी। तो यहाँ पर हमने ये एक नीचे की हमने वृत्ताकार प्लेट दिखा दी, ऊपर की वृत्ताकार प्लेट एक हम इसको से जो एक्चुअल आकृति होती है भाई उस आकृति से तो नहीं दिखा सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन आप समझ लें कि एक तरफ की वृत्ताकार प्लेट है, ये भी एक वृत्ताकार प्लेट है, ये दूसरी तरफ की है। इन दोनों प्लेटों के बीच में ये आकृति बनी होती हैं, पंखुड़ियाँ बनी होती हैं जो बेन का कार्य करती हैं। तो ये जो क्लोज्ड इम्पेलर है, इससे हम केवल शुद्ध पानी
खींचने के लिए, ज़मीन से शुद्ध पानी खींचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदा पानी है तो उसके लिए हम क्लोज्ड इम्पेलर को यूज़ नहीं करते। तो आज की वीडियो क्लास में बस यहीं तक के हम टॉपिक ले रहे हैं, इसको आप कॉपी पे नोट कर लें। इसके बाद में हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।